नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध यादव स्टार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहले वीडियो के रूप में भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, संघात्मक शासन। तो चलिए हम देखते हैं भारत में संघात्मक शासन कैसे आया, यह मॉडल किस पर आधारित है, इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत विभिन्न हिस्सों में बटा हुआ था। तमाम तरह की क्षेत्रीय शक्तियां अपना अपना अधिकार जमाए रखी थी। इन अधिकारों को, इन क्षेत्रीय शक्तियों को एकजुट करने के लिए, एकता लाने के लिए, इनको केंद्रीकृत करने के लिए हमारे देश में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, जिससे विविधताओं को संरक्षित किया जा सका था। दूसरी तरफ शक्तियों के विभाजन से हम देखते हैं कि जब शक्तियों का विभाजन होता है तो लोगों की सहभागिता इसमें बढ़ने लगती है। लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं और शक्ति के विकेंद्रीकरण पर यह आधारित था पूरी तरीके से, क्योंकि जब शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा तो हर लोगों को अपने अपने विवेक को उपयोग करने की क्षमता होगी और अपने विवेक से स्वनिर्णय ले सकेंगे, ये कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे देश में शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। यदि केंद्रीकृत व्यवस्था कर दी जाती तो लोगों की सहभागिता खत्म हो जाती, निरंकुशता का शासन स्थापित होने लगता। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने, हमारे संविधान बनाने वालों ने शक्तियों का विभाजन करना चाहा, जिसमें संविधान में भी शक्तियों को विभाजन के तौर पे देखा जा सकता है। जैसे उसका पहला स्लोगन जो है, हम भारत के लोग। तो ये हमारा जो प्रस्तावना है संविधान का, वो खुद ही कहता है कि संपूर्ण शक्ति भारत की जनता में निहित है। इन्हीं आधारों पर क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, उनको उजागर किया गया, लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ देख सकते हैं शक्तियों के विभाजन से विविधताओं को संरक्षित किया गया। जब शक्तियों का विभाजन हुआ था, फिर उसके बाद जनसहभागिता तेजी से बढ़ी थी, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर आधारित यह शासन स्थापित हुआ। ये गांधी जी का सपना भी था कि जब तक शक्तियों को स्थानीय स्तर पर न ले जाया जाएगा, तब तक एक अच्छे राज्य की कामना नहीं की जा सकती। और वहीं देखते हैं हम कि संघीय शासन के विभिन्न मॉडल क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ है संघात्मक शासन, दूसरी तरफ है एकात्मक शासन। संघात्मक शासन में हम देख रहे हैं कि इसमें दो शासन होता है, एक केंद्र सरकार का शासन होता है, एक राज्य सरकार का शासन होता है। दोनों एक दूसरे के समकक्ष होते हैं। इसमें शक्तियों का विभाजन, दोनों आपस में मिलकर कोई भी काम आपस में मिलकर, यदि केंद्र को कोई भी कानून बनाना है तो राज्यों के सहयोग के बिना कानून नहीं बना सकता। इसीलिए संघात्मक शासन में द्विसदनी व्यवस्था की गई है, एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वैध शासन में केंद्र व राज्य की सरकार होती है। केंद्र व राज्य दोनों आपस में मिलकर शासन करते हैं, जिसमें शक्तियों का विभाजन हुआ है। संघ राज्य को संविधान से संबंधित शक्तियां प्राप्त हैं। जो संघ है मतलब केंद्र है, और राज्य
दोनों को जो संविधान से शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसमें कोई एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि कोई भी कानून जनता के उल्लंघन के लिए बना हुआ है तो उसका राज्य विरोध कर सकता है। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बना रहा है तो उस केंद्र सरकार विरोध कर सकती है, अर्थात हमारी संसद विरोध कर सकती है। यदि सभी लोगों ने मिलकर इस कानून को बना दिया है तो हमारी न्यायपालिका इसको विरोध करेगी। जिस कानून से हमारे लोगों का हनन होता है उस कानून को हमारी न्यायपालिका सुरक्षित करती है, उस कानून से लोगों को बचाती है। अनुच्छेद 32 में कहा भी गया है, न्यायपालिका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है कि नागरिकों के हितों की रक्षा करेगी। इसमें हम देख सकते हैं कि संघ राज्य एक दूसरे के समकक्ष हैं और विधायिका द्विसदनीय है, उच्च सदन एवं निम्न सदन। यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है संघात्मक शासन में। वहीं दूसरी तरफ एकात्मक शासन में स्थानीय शक्तियाँ केंद्र के अधीन होती हैं। कोई भी शक्ति होगी वह केंद्र से निर्णय होके ही आएगा। स्थानीय स्तर की सरकारें अपने आप में निर्णय नहीं ले सकती। जो भी काम होगा वो केंद्र से पूछ कर ही करेंगे। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि संपूर्ण शक्तियाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है। कानून निर्माण एवं नीति निर्माण का निर्धारण केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कोई भी काम राज्य सरकार अपने स्तर पर नहीं कर सकती है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान का संघीय मॉडल क्या क्या है, किस प्रकार का मॉडल अपनाया गया है भारत की संविधान द्वारा। तो देखते हैं कि शक्तिशाली संघ द्वारा व्यवस्था बनाने की जो चिंता थी, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये चाहा कि शक्तिशाली संघ एक बनाया जाए, शक्तिशाली केंद्र हो जिसमें केंद्र द्वारा भी निर्णय जो लिया जाए वो राज्यों को मानना भी पड़े। इसमें संविधान निर्माताओं द्वारा शक्तिशाली सरकार के निर्माण का प्रयास किया गया है, जिसमें शक्तियों के विभाजन से ही यह संभव हुआ है। इसमें इनको ये चिंता थी कि इसमें विखंडनवाद होगा, इसमें रियासतें जो थीं वो एकीकरण करने के लिए मंजूर नहीं हो पा रही थीं और क्षेत्रीय शक्तियाँ आपस में अपना अपना शासन करना चाह रही थीं। ये सारी चिंताएं लगी हुई थीं कि किस प्रकार से हम अपने संघ को शक्तिशाली बनाएं। तो इन चिंताओं को देखते हुए संघ का दायित्व दिया गया। संघ राज्य की शक्ति एवं उत्तरदायित्व को हम देखते हैं। इसमें संघ को अखिल भारतीय महत्व के विषय दिए गए हैं, जिसमें रक्षा, संचार, विदेश प्रमुख, इन सारी शक्तियों को संघ सरकार के अधीन किया गया है। जो 7वीं अनुसूची में संघ को करारोपण की शक्ति भी दी गई है, जिसमें निगम कर, आयकर और कस्टम कर, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्यों की आंतरिक जब राज्यों की आंतरिक गड़बड़ी होती है एवं बाह्य आक्रमण होता है, इन सब की सुरक्षा के लिए संघ उत्तरदायी है, जिसमें अनुच्छेद 355 का जिक्र किया गया है। राज्यों का शासन संवैधानिक तंत्र के अनुसार संचालित होता है, जो संघ सूची में दिया गया है। वहीं अन्य तथ्य है, राष्ट्रपति इसके विपरीत जाने पर आपातकाल लागू कर सकता है। 356 इसका सीधा सीधा कहना है कि आप यदि राज्य संघ
की बात नहीं मानता है, यदि संघ कोई कानून बनाता है जनता के हित के लिए, पूरे राज्य को वो मानना पड़ेगा। यदि वो नहीं मानते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, या कोई पहले से कानून बना हुआ है, यदि राज्य उसको नहीं मानता है तो उसके उल्लंघन पर संवैधानिक तंत्र की विफलता मानी जाएगी और राष्ट्रपति इस पर 356 का प्रयोग कर सकता है। और राज्यों को जो दायित्व दिया गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो राज्य हैं उनको क्या क्या दायित्व दिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि कृषि है, स्वास्थ्य है, परिवहन की शक्तियाँ हैं, पेट्रोलियम है, शराब पर करारोपण की शक्ति इनको दी गई है। और राज्यों का कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसदीय विधि के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। जो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विरुद्ध भी नहीं की जा सकती। राज्य का दायित्व है कि संघ के निर्देशन का पालन किया जाए, ये राज्यों को दायित्व दिया गया है। ये मैं आपको बताया भी कि राज्य यदि नहीं मानेगा इनको तो संघ सरकार के निर्देशन में राष्ट्रपति यहाँ पे पूरा आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। यदि रेलवे का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार का दायित्व इन्हीं को दिया गया है। सुप्रीम SC ST के कल्याण के लिए निदेशालय का पालन राज्य कराएगा। अल्पसंख्यकों के लिए के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को राज्यों के अधीन किया गया है। तो संघ राज्य का जो साझा शक्ति है, इसमें हम देखते हैं कि इनके बीच सहयोग का प्रावधान किया गया है 7वीं अनुसूची में, जो समवर्ती अनुसूची में भी देखा जा सकता है, जिसमें समवर्ती अनुसूची में दिया गया शिक्षा, जन कल्याण। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों की साझा शक्ति है। शिक्षा के स्तर पर जो 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, उसमें शिक्षा है, जन कल्याण है, निर्माण है, भारतीय संघवाद है, सहकारी संघवाद है। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन, इन सभी के उत्थान के लिए संघ और राज्य का होना जरूरी है। तो इसीलिए इनका दायित्व इनको सौंपा गया है 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में। इन सभी विषयों को दोनों मिलकर पालन करेंगे। और यहाँ पे जो राज्यों का है, ये अकेला पूरा दायित्व दिया गया है। ये इसमें से काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यों को क्या क्या दायित्व दिया गया है, करारोपण की शक्ति किसको दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की शक्ति दिया गया है राज्यों को, परिवहन की शक्ति दिया गया है राज्यों को। यहाँ पे जो पेट्रोल है, शराब है, इन पर करारोपण की शक्ति सिर्फ राज्यों को ही दिया गया है, इस पर केंद्र कर नहीं लगा सकता। तो ये है पूरा हमारा संघीय मॉडल। तो इस प्रकार से राज्यों को शक्तियाँ प्रदान करने का कार्य हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। तो इन सभी क्वेश्चनों से, इस सभी जो आंसर हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने थियरी पढ़ी, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब कि SSC में भी क्वेश्चन देखते हैं और PCS में भी क्वेश्चन आता है, यहाँ तक कि इसमें से IAS में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये दो जो नए नए राज्य, यूनियन टेरिटरी राज्यों का गठन किया गया है। तो इस तरीके से अब देखा जा रहा है कि किस प्रकार से संघ को उत्तरदायित्व दिया गया है। यदि यहाँ पे संघ नहीं होता तो क्या यह संभव होता? यदि शक्तियों का विभाजन नहीं होता तो क्या यह संभव हो पाता? निरंकुशता का राज्य स्थापित हो जाता, लोकतंत्र हमारा विखंडित हो जाता। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
यह है हमारा संघीय मॉडल। हम आगे भी संघीय मॉडल का कुछ चर्चा करेंगे। संघीय शासन में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्यों अपनाई गई है, अच्छा अर्थात केंद्रीकृत संघवाद होता क्या है। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।